नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमारे पास इंटेग्रल मल्टीप्लायर आ जाए या पावर आ जाए कोई भी, ठीक है जी, 2 3 4 5 6, अगर मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो उसकी जो भी पावर लेंगे उस पावर को लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पावर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंटेग्रल मल्टीपल जो हैं वो भी बेसिकली क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ के तौर पर आपने एमसीक्यूज़ में याद रखना है। मैं जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ टेक्निकल पॉइंट्स बताता हूँ इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना होता है जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑल ओड इंटेग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो वो कहता है जब उसके ओड पावर्स में आप मल्टीप्लायर लेंगे यानी पावर 3 आ जाती है, 5 आ जाती है, 7 आ जाती है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मीन्स इस केस में समझाने का मतलब ये है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो इस केस में जब हम ये लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद डिस्कस किया गया एंड ऑल इवन इंटेग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन जो पावर दी जा रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ओड की बजाय अब इवन मल्टीप्लायर्स आ जाते हैं। यानी इधर जैसे पावर 5 है, 5 की बजाय 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, उसको अगर हम एलेबोरेट करना चाहें तो वो इस तरह से है, A4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, A4 के आ जाएगा। यानी इवन मल्टीप्लायर जो है या इवन मल्टीपल्स या इवन पावर जो हैं वो चेंज हो जाएंगी किसमें, सिमेट्रिक में, और जो ओड पावर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, स्क्यू सिमेट्रिक में। याद रखनी ये बात। आगे मेंशन किया जा रहा है कि अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी A ट्रांसपोज A के इक्वल है, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के दोनों, ठीक है जी, उनके हवाले से कुछ मेंशन किया जा रहा है। कहता है कि AB माइनस BA जो है वो क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, दोबारा सुन लें कि अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल हो और B ट्रांसपोज B के इक्वल हो तो कहने का मतलब कि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो AB माइनस BA जो है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो कैसे, जैसे देखें AB माइनस BA होल ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये ट्रांसपोज इसका भी होगा और इसका भी होगा, AB होल ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज। AB का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह से होगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और BA का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। ऊपर हमने मेंशन किया हुआ कि B और A सिमेट्रिक हैं तो B ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, A ट्रांसपोज की जगह पे A आ जाएगा, A ट्रांसपोज की जगह पे अगेन A और B ट्रांसपोज की जगह पे अगेन B। इन दोनों में से माइनस कॉमन है तो ये बन गया AB माइनस BA। यानी इस चीज़ का जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि AB माइनस BA जो है इस केस में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी कंडीशन के मुताबिक कि A और B अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों तो फिर क्या होता है कि इन दोनों की एडिशन यानी AB प्लस BA जो है वो हमारे पास क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। इसको आप इसी तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा प्लस, तो जो आंसर आएगा उसको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से उसको हमने सिमेट्रिक का नाम दे दिया। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो देन इफ़ एंड ओनली इफ़ A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास क्या है, उन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, उन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, यानी दोनों जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, अंडरस्टूड है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। 2/2 है तो A ट्रांसपोज भी 2/2 का होगा, 3/3 है तो A ट्रांसपोज भी 3/3 का होगा। तो उनसे हासिल होने वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। मींस टू मैट्रिसेस और सिंगल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर देयर ऑर्डर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट है कुछ MCQs के लिए, इनको याद रखना है। अगर हम किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें या एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर डायरेक्टली हम किसके इक्वल लिख सकते हैं,
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था, हमने उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, तो बजाय आप इसको लंबा चौड़ा लेके चलें, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लें और सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जो आंसर इस चीज़ का आएगा वही इन दोनों चीज़ों का। ठीक होगी बात। यानी पेपर में अगर ये चीज़ आ जाती है कि जी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 ऑर्डर में, तो 3/3 ऑर्डर का एडजॉइंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जल्दी से ए का डिटर्मिनेंट निकालें और जो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की, कि 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3 ऑर्डर की। तो कहता है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल एडजॉइंट ऑफ ए एंड इंडिविजुअल एडजॉइंट ऑफ बी, कि ए बी मैट्रिक्स का यानी ए बी हमारे पास प्रोडक्ट है, उसका एडजॉइंट ले लें और दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल एडजॉइंट का प्रोडक्ट ले लें। आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लिया, जो आंसर आया उसका फिर एडजॉइंट ले लिया, तो वो आंसर किसके इक्वल होगा, ए की पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। ए यहाँ पे क्या चीज़ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर फ़ायदा है। और n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यानी इस तरह से अगर हम काम करेंगे, पहले एडजॉइंट लें फिर जो आंसर है फिर उसका एडजॉइंट, तो उस तरह काम बड़ा ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेंथी हो जाता है। किस केस में, 3/3 4/4 ऑर्डर में। 2/2 तो खैर बड़ा आसान है, तो ये काम करना हमारे लिए टेक्निकली थोड़ा सा आसान है। ठीक है जी, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेनी। जैसे ये देखिए ना कि अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो एक दफ़ा उसका एडजॉइंट लिया फिर उसका एडजॉइंट लिया, तो आंसर दोबारा वो मैट्रिक्स बन जाता है। तो आप इसके मुताबिक चेक भी कर सकते हैं। n की जगह पे हमने 2 पुट किया, 2 - 2 0, a की पावर 0 आंसर 1, तो इन दोनों चीज़ों का आंसर किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। हार्मिशन मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्या चीज़ है, हार्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स का ताल्लुक है कांजुगेट के साथ, और कांजुगेट हमें याद है कि किस नंबर का लिया जाता है, उन नंबर्स का जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, जिनमें आयोटा वाली वैल्यूज़ शामिल होती हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जी कि अगर ए मैट्रिक्स के कांजुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए और आंसर क्या आ जाए हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए कांजुगेट का जो ट्रांसपोज है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक का केस है उसमें ए कांजुगेट का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है। कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, वो बातें आपने याद रखनी है। पहले बात करते हैं हर्मिशन पे। हर्मिशन में कांजुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल या ट्रांसपोज लेके कांजुगेट ले लें तो आंसर ए ही आना चाहिए। इसमें मेंशन किया हुआ है AIJ इक्वल्स टू AJI कांजुगेट। मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जिनकी रो और कॉलम की पोजीशन इंटरचेंज करने से पोजीशन एलोकेट होती है, जैसे A12 A21 A23 और A32, ये एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों एक दूसरे का कांजुगेट हों। दोनों एक दूसरे का क्या हो जी, कांजुगेट। यानी कांजुगेट लेने से उस वैल्यू पे इम्पैक्ट अगर ना पड़ रहा हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यानी इस जगह पे जो एलिमेंट है उसका कांजुगेट लेने से इस एलिमेंट की वैल्यू बन जाए। मतलब जो फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट का पोजीशन बनती है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है उसकी जो पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसका कांजुगेट लें तो वो क्या बन जाए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाए। ये बताना मकसद था यहाँ पे। ठीक है जी, फॉर ऑल I एंड J फॉर डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज के केस में क्या है, डायगोनल एंट्रीज के केस में सिंपल मेंशन है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके कांजुगेट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कांजुगेट का कांजुगेट अगर इक्वल आ जाता है कि किसी एलिमेंट का कांजुगेट उसी के इक्वल हो, तो इसका मतलब होता है वो एलिमेंट क्या है, बेसिकली एक रियल नंबर है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर ए मैट्रिक्स है 1 1 - आयोटा 1 + आयोटा 2, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं। अब 1 और 2 दो रियल नंबर्स हैं, इनके कांजुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी। अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका कांजुगेट लें, इसका कांजुगेट लेने से ये बन जाता है और इसका कांजुगेट लेने से ये बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का ये मकसद है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एंट्री मौजूद है, अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री की हम कांजुगेट ले लिया जाए तो वो चीज़ बन जाए। ठीक है जी। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स में होनी चाहिए। स्क्यू हार्मिशन के केस में क्या है, कांजुगेट का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए,
और जो इसकी इंटरचेंजेबल वैल्यूज़ हैं यानी A12, A21, A23, A32, उन एंट्रीज़ के जो कॉन्जुगेट हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं या तो वो ज़ीरो हों, डायगोनल एंट्रीज़ या तो ज़ीरो हों, या डायगोनल एंट्रीज़ आयोटा का इंटेग्रल मल्टीपल हो, आयोटा का इंटेग्रल मल्टीपल हो। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स है 0 2 -3 आयोटा -2 -3 आयोटा। अब ये दोनों एंट्रीज तो ज़ीरो हो गई, काम आसान है। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या बन जाता है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लें तो इधर आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लें -2 + 3 आयोटा, यानी कहने का मतलब इसका जो कॉन्जुगेट था वो इस एंट्री का नेगेटिव था। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट बनता है जी 2 + 3 आयोटा और इसका नेगेटिव क्या है वो 2 + 3 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है -2 + 3 आयोटा, तो वो इधर मौजूद है हमारे पास, ठीक होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसकी हर रो में लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसकी हर रो में लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए जी, 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे इस रो में लीडिंग एंट्री क्या है 1, इस रो में लीडिंग एंट्री क्या है 1। लीडिंग एंट्री मीन्स किसी भी रो में पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना उसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग एंट्री के तौर पर या लीडिंग टर्म के तौर पर जानते हैं। फिर हर अगली रो में, हर अगली वाली रो में लीडिंग टर्म से पहले जो ज़ीरोज़ हैं उनकी तादाद पिछली वाली रो में लीडिंग टर्म से पहले वाले ज़ीरो की तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट रो में लीडिंग टर्म से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं 1, सेकंड रो में लीडिंग टर्म से पहले कितने ज़ीरोज़ हैं 2, ठीक है जी। अब इस रो में फिल वक्त लीडिंग टर्म 0 यहाँ पे लिखी हुई, इसको 1 कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। अब इसमें लीडिंग टर्म 1 है 1 है 1 है, इसमें लीडिंग टर्म से पहले कितने ज़ीरो हैं 1, इसमें लीडिंग टर्म से पहले कितने ज़ीरो हैं 2, इसमें लीडिंग टर्म से पहले कितने ज़ीरो हैं 3। तो ये मैट्रिक्स अपनी एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। एचेलॉन फॉर्म के लिए 2-3 बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात कि लीडिंग टर्म शुड बी 1। लीडिंग टर्म क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू इन एनी रो। फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग टर्म आर ग्रेटर देन इन एक्सीडिंग रो, ठीक है जी। एक्सीडिंग रो जो है अगली वाली रो जो है उसमें ज़्यादा होने चाहिए और जो प्रीसीडिंग रो है उसमें लीडिंग टर्म से पहले वाले ज़ीरोज़ की तादाद कम होनी चाहिए। और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आधी कैटेगरीज एचेलॉन फॉर्म वाली हैं कि पहली लीडिंग टर्म जो है वो 1 1 होनी चाहिए हर रो में, और लीडिंग टर्म से पहले वाले जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए पिछली वाली रो की निस्बत। और दूसरी बात क्या है कि इसमें लीडिंग टर्म के ऊपर भी हमें क्या नज़र आएंगे, ज़ीरोज़ दिखाई देंगे। यानी लीडिंग टर्म के आगे और पीछे दोनों जगहों पर क्या होने चाहिए, ज़ीरोज़ मौजूद होने चाहिए। तो मैट्रिक्स अपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में अमूमन क्या किया जाता है, एक मैट्रिक्स को अपनी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ आती हैं, 2 रोज़ आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 0 लिखा हुआ था और ये इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ये सारी रो 0 हो गई थी, ऊपर 2 नॉन ज़ीरो रोज़ बची थी। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या था फिर हमारे लिए 2 था। अब इसमें कोई भी रो 0 नहीं है, सारी की सारी नॉन ज़ीरो रो है। नॉन ज़ीरो रो वो होती है जिस रो में एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो आ गई, वो नॉन ज़ीरो रो कंसिडर हो। तो इसका रैंक क्या होगा 3 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती हैं, दोज इक्वेशंस इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्विंग वेरिएबल इज़ 1, ठीक है जी। ये 2 वेरिएबल्स वाली भी होती हैं, 3 वेरिएबल्स वाली भी होती हैं, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स उतनी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमें मौजूद होंगी तो हम सिस्टम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें भी 2-3 बातें होती हैं कि अगर ax + by + cz इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम इसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की तीनों जगहों पे पावर सेम है और 1 के इक्वल है, ठीक है, और इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कांस्टेंट k जो है 0 हो जाएगा तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक होगी बात। अब 1-2 इंपॉर्टेंट बातें हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिहाज से, वो बातें याद रखनी है। क्या लिखा हुआ है एक नोट, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
क्या कहता है, अगर तो किसी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक है, यानी एक कॉमन सोल्यूशन है सबका, ठीक है जी, एक जैसा यूनिक खास मखसूस सोल्यूशन, ठीक है जी, कि आपके पास कोई इक्वेशन सिस्टम का मौजूद था, हमारे पास हमने उसकी एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाली 2 3 5, सब की वैल्यूज़ 2 3 5 आ गई, तो ये एक यूनिक है सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम का ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह कुछ ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट आंसर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपका कुछ और, आपका कुछ और, ठीक है। इस केस में फिर क्या होता है, दोनों तरह के जो सोल्यूशंस हैं उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे एक चाहे 2 3 4, उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम्स कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट कौन से सिस्टम्स होते हैं, जिनका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है जी, याद रखनी है ये बात। यानी जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो और उनके कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे लिए इनकंसिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट अगर हम होमोजीनियस में चलें तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स में एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ए एक्स प्लस, जैसे ये लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू, 3 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वल्स टू 0 है। अब हमने क्या करना है, एक सिस्टम तो ये आंसर देता है 0 0 0, यानी तीनों वेरिएबल्स का आंसर क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। ऐसे सिस्टम को हम जब आंसर की फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो इस आंसर को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि ये एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन है जिस पे किसी किस्म की कोई बहस मुबाहिसा नहीं होगा, ठीक है जी। इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में हमारा जो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं होता, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने ये आंसर तो निकाल लिया, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ कई ज़्यादा आंसर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन आंसर्स को हम बेसिकली किस में कंसिडर करते हैं, नॉन ट्रिवियल के केस में। नॉन ट्रिवियल में आपने याद रखनी है बात कि ये जो कोफिशिएंट्स वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। पेपर में, टेस्ट में हमेशा इस तरह की छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं। चैप्टर नंबर 3 जो था वो यहाँ तक वाइंड अप होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में।